जैसा कुछ आपने निकाला होगा, आपके यहाँ सेट बी पहले लिखा हुआ है, सेट ए बाद में है, तो अब बी क्रॉस ए में जो ये भी कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, दैट इज 1a 1b सॉरी a1 a2 a3 b1 b2 b3, a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 and b, 3। यही निकला होगा आपका, ठीक है, इसने ट्राई किया होगा, यही निकला है। यहां पर आपने कंक्लूजन निकाला कि ए क्रॉस बी अलग है और बी क्रॉस ए अलग है। हम इस बात को नहीं कह रहे कि हर जगह ही होगा, हर जगह ए क्रॉस बी क्रॉस ए वाली बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं ए क्रॉस, फिलहाल इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी अलग निकल रहा है और बी क्रॉस ए अलग निकल रहा है। यानी हम यहां कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, आप कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं, है ना, क्रम विनिमय नियम। तो उस हिसाब से आप ये इस चीज को ये कह सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two sets is not commutative, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है। अब यहां पर बात एक आती है, अगर हमारे पास एक सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट p है, दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट q है, यानी पहले सेट का कार्डिनल नंबर p है, दूसरे सेट का कार्डिनल नंबर q है, तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी क्या चीज है, सेट है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, a इंटू बी, दैट इज पी क्यू। कोई भी क्वेश्चन यहां पर रेज होता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, हमको मालूम है ना, आपको अपनी नॉलेज दिखानी हमको, ना हमको आपको दिखानी है, हमको भी सीखना है, आपको भी सीखना है, ठीक। अब ये सीखने की प्रोसेस अलग अलग तरीके से होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, एक जनरल बात है कि हम कहीं क्रिएट होती है और उसका सॉल्यूशन अचानक सामने आ जाता है, फिर हमारा माइंड उसको एनालिसिस नहीं करता है, ये होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिखते ही कोई सॉल्यूशन आ जाता है बिना आपने कहे, तो बाकी लोग फिर उस चीज़ को सोचना छोड़ देते हैं, और जानते हैं जब सोचेंगे नहीं तो निश्चित रूप से वो आप ये कह नहीं सकते कि मुझको चीज़ आ गई। तो थोड़ा कम से कम आंसर देते समय 5 सेकंड का टाइम रोकिए, आपको आ गया तो 5 सेकंड रुक जाइए, दूसरे लोग भी उस चीज़ को सोच लें, ठीक है, इंटरप्ट ना करिए इस चीज़ को। अब यहां पर है, पहले ये बात कही गई थी कि पहले सेट में p एलिमेंट है, दूसरे सेट में q एलिमेंट है, और a क्रॉस b में p q एलिमेंट है। तो ऐसा क्यों, रीजन बताइए, क्योंकि अभी ऐसी चीजें तो आगे भी हमें हैं, कोई रीजन बता सकता है। एक हम लोग थ्योरम जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। वो थ्योरम क्या कहती है, अगर हमको 2 जॉब करने हैं, 2 काम करने हैं, पहला काम और दूसरा काम, पहला काम हम m तरीके से कर सकते हैं या p तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा काम को हम, पहला काम किसी भी तरीके से करें, दूसरे काम को करने के तरीके q हों, तो दोनों काम को साथ साथ करने के तरीके होंगे p इंटू क्यू। वही थ्योरम यहां पर लगाते हैं। आप जब ऑर्डर पेयर बना रहे हो, तो ऑर्डर पेयर बनाते समय आप यही तो प्लान कर रहे हो कि पहली जगह को भरना और दूसरी जगह को भरना,
पहले प्लेस को भरने के आपके पास p तरीके हैं p तरीके, क्योंकि आपके फर्स्ट सेट में p एलिमेंट है, तो पहली जगह को तो आप p तरीके से भर सकते हो। और पहली जगह को कैसे ही भरिए आप, चाहे पहली जगह में सेट ए का पहला एलिमेंट भरिए या दूसरा एलिमेंट फिलअप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन दूसरा काम करने के हर स्थिति में दूसरे काम करने के तरीके कितने होंगे, q होंगे, क्योंकि दूसरे सेट में भी तो q एलिमेंट है। तो पहला काम p तरीके से कर सकते हैं, दूसरा काम q तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों कामों के करने के तरीके p इंटू क्यू है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहां पर यह है, पहला काम करने के का कोई भी मेथड यूज किया जाए, दूसरा काम करने के उतने ही मेथड होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक, तो उस रूल को आप अगर यहां पर लगाते हैं तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होगा p इंटू क्यू। कहीं कोई डाउट? उस केस में एक जो एक कम्यूटेटिव लॉ उस केस में लग सकता है, अगर सेट सेम है लग सकता है, लेकिन अगर सेट भिन्न डिफरेंट है, खैर, तो वो चीज हम जो ऑन सेट ए की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इस चीज को भी हम रिलेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिलेशन भी दो तरीके के होंगे, एक सेट ए से सेट बी में, और कुछ रिलेशन होंगे सेट ए से सेट ए में। तो वहां भी आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट है यहीं पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स ए बी सी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए सेट ऑफ ट्रिपलेट ए बी सी। पेयर नहीं यहां पर, तो तीन सेट है, ट्रिपलेट है, हु सच दैट ए बिलोंगिंग सेट ए, B belonging set B and C belonging set C. तो Cartesian product of three sets A, B, C is order triplet A, B, C such that A belonging A first set, B belonging second set and C belonging third set. जैसे अभी वहां पर आपने बताया था कि अगर हमारे पास A सेट में P एलिमेंट है, B सेट में Q एलिमेंट है और सी सेट में आर एलिमेंट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल एलिमेंट होंगे वो होंगे पी इंटू क्यू इंटू आर। वही फंडामेंटल थ्योरम लगाई हमने, पहले प्लेस को पी तरीके से, दूसरे प्लेस को क्यू तरीके से और तीसरी प्लेस को आर तरीके से भर सकते हैं। तो तीनों काम करने हमको, तीनों एंड वर्ड यहां पर यूज का है, सेट में भी हमने एंड वाली बात कही थी, एंड का मतलब ये सब करना है, पहला भी करना है, दूसरा भी करना है एंड तीसरा, और एंड में अंतर हम पहले समझा चुके हैं इसको। अब बात आती है मेन चीज रिलेशन। अब रिलेशन के बारे में कोई थोड़ा सा बताया तो उसको फिर हम डिस्क्राइब करें, लेकिन हाथ रेज करिएगा जिसको जो थोड़ा बताएगा, जिसको बताना होगा। बोलचाल की भाषा में रिलेशन क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है इफ देयर इज ए रिकॉग्निजेबल लिंक और कनेक्शन। ए बी से रिलेटेड है अगर उनके बीच में कोई पहचान का कोई नियम हो, कोई लिंक हो। जैसे हम कहते हैं राम लक्ष्मण का भाई है, तो यहां पर क्या है, राम और लक्ष्मण जो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में, ये राम इज रिलेटेड टू लक्ष्मण, तो उसमें क्या बात कही गई है? उसमें बात कही गई है कि राम और जो लिंक क्या है वहां पर, राम और राम रिलेटेड टू लक्ष्मण, लिंक क्या है? लिंक है इज ब्रदर ऑफ। ठीक है, बोलचाल के शब्दों में कहते हैं। अब इसी को अगर आप समझिए, मैथमेटिकली इस बात को समझा जाए कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट ए और बी हैं और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइन इस तरीके से करेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए रूल। क्या है ये? एक रूल है, विच एसोसिएट्स नन, सम और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए टू नन, एनी,
नन सम एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऐसा कोई रूल जो सेट पहले सेट के किसी नहीं, किसी एक दो या सबको सेट बी के किसी नहीं या सबसे या किसी से रिलेट कर रहा है, तो वो रूल कहलाएगा रिलेशन। जैसे हमारे पास ये सेट है, अभी हम लोग कंसीडर किया था, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट थे ए बी सी। या इससे पहले एक और एग्जांपल ले लें, आपका थोड़ा मैथोलॉजिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट हमारे पास है, इस सेट में मेंबर हैं राम, लक्ष्मण, दशरथ, और इधर सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं जैसे सीता, कौशल्या, केकई, सुमित्रा एंड मान लीजिए राधा। अब एक रूल हम आपको बता रहे हैं, रूल है इज हस्बैंड ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ, का पति है। तो ये रूल क्या कर रहा है, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, ठीक, और क्या है, दशरथ इज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ और इज हस्बैंड ऑफ केकई, दशरथ इज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा। तो ये इज हस्बैंड ऑफ क्या चीज है, रिलेशन। ये तो आप हम लोग रिलेशन में कहते हैं इज हस्बैंड ऑफ, ठीक। तो यहां पर ये जो रिलेशन, पहला रिलेशन हमने डिफाइन किया इज हस्बैंड ऑफ, उसमें क्या ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, उसमें ऑर्डर पेयर आ रहे हैं राम कौमा सीता, और क्या आ रहा है, दशरथ कौमा कौशल्या, नेक्स्ट दशरथ कौमा केकई कौमा दशरथ कौमा सुमित्रा। क्लियर है। अब एक दूसरा रिलेशन हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, इज सन ऑफ, इज सन ऑफ का बेटा है। तो इसमें क्या आएगा बताइए, वो बताएगा कहीं कुछ। देखिए एक जो प्रोसेस होनी चाहिए टीचिंग की या जो पढ़ने की है, ये 2 वे प्रोसेस है। हम भी कुछ बताएं, आप भी कुछ बताइए। हाँ बताइए बेटा। हाँ एक मिनट, एक एक करके। हाँ इन्होंने कहा है, जो दूसरा रिलेशन हमने कहा है, राम जी इज रिलेटेड टू, एक मिनट, कौशल्या, हाँ थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल सही लिया है नहीं लिया है। रियल मदर की बात करें, अगर रियल मदर की बात करें, राम कौशल्या, लक्ष्मण जी को कहां छोड़ दिया आपने, लक्ष्मण जी का सुमित्रा के साथ, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण जी का सुमित्रा के साथ। तो ये रिलेशन है मेरा ख्याल बड़े। तो मेरा ख्याल रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। और यहां पर आपने कंक्लूजन और निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि हाँ, यहां जो आपने कंक्लूजन निकाला, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए और बी का निकालना हो तो उसमें क्या था, राम सीता, राम कौशल्या, राम केकई, राम सुमित्रा, राम राधा, लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण कौशल्या, लक्ष्मण केकई, लक्ष्मण सुमित्रा, दशरथ सीता, दशरथ कौशल्या, दशरथ केकई, दशरथ सुमित्रा, दशरथ राधा, सारे ऑर्डर पेयर आते हैं। इस रिलेशन में पहले में क्या है, उसी के कुछ ऑर्डर पेयर तो लिए हैं, उसी के कुछ ऑर्डर पेयर लिए हैं। तो हम रिलेशन की डेफिनेशन ये कह सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने कहा था, रूल के हिसाब समझाया था। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
क्लियर हो गई बात? तो रिलेशन को हमने तीन तरीके से समझाया। पहले तरीके से रिलेशन समझाया कि ऑर्डिनरी वे में क्या बोलते हैं, इट इज ए रिकॉग्निजेबल लिंक, यानी एक दो लोग रिलेटेड तभी कहलाएंगे जब उनके बीच में एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक होगा, कनेक्शन होगा। दूसरी बात हमने समझाया कि एक रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए रूल जो सेट ए के, जैसे आप यही देख रहे हैं कि दूसरे में केवल सेट ए के राम और मतलब राम और लक्ष्मण जी जुड़े हैं, है ना। कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जिसमें पहले सेट का कोई भी ऐसा कुछ रूल होगा जो पहले सेट का कोई भी दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा, ठीक। जैसे यहां पर बहुत ज्यादा इस पर तो नहीं करेंगे, अभी कुछ सेट लेंगे तब उस चीज को और क्लियर कर देंगे। तो अगर ऐसा रिलेशन है कि पहले सेट का ऐसा कोई रूल है जो पहले सेट के किसी भी एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो रिलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, या जिसको कह सकते हो रिक्त संबंध। रिलेशन कहते हैं संबंध, ठीक है। तो इस चीज को अभी डिस्कशन फिर करेंगे। अब यहां पर एक चीज और हम लोग कर लें कि अगर पहले सेट में इफ सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट या पी एलिमेंट, सेट बी कंटेन्स क्यू एलिमेंट, देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन या टोटल रिलेशन, सोचिएगा, टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे, सोचिए और फिर बताइए। बेटा एक बार कहें तभी, हाँ सोच लिया आपने, चलिए बताइए कौन बताएगा। बेटा हमने कहा था पहले सेट में P एलिमेंट है, दूसरे सेट में Q एलिमेंट है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। हो सकता है आपने 27 उसके लिए कहा होगा, लेकिन 27 तो कतई हो ही नहीं सकता। और बताइए कोई बेसिक बात पे आइए। बी में टोटल P एलिमेंट्स हैं और Q में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए इज P एंड नंबर ऑफ सेट B इक्वल टू Q दिया है। बैठिए बेटा, थोड़ा सा इसको सुधार करिएगा। हाँ बताइए। नहीं बेटा ऐसे समझिए, अब हम इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। ए और ए में अगर P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना था, PQ, ठीक। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये भी आप जानते हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट होते हैं 2 to the power n। तो क्योंकि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट है PQ है, उसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 to the power PQ, तो हमारे तो रिलेशन हो जाएंगे 2 to the power PQ। क्लियर है? जो बात देखिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो चीज सामने नहीं भी है तो हम एनालिसिस करके उस चीज को बना सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर उन चीजों को, बेसिक चीजों को ध्यान रखा होता, यही हमें आप पे नजर चाहिए। हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं बताना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमसे बढ़िया बता देंगी, बुक्स बता देंगी, ठीक है, गूगल बता देगा। लेकिन हमको यहां पर ये करना है कि आपके अंदर से ऐसी चीज, ऐसी वो निकले, ऐसे डेवलपमेंट हो कि आप क्वेश्चन को क्या सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या इसमें सोचना चाहिए, किसको एलिमिनेट करना है, क्या लाना है, ये चीज आप में डेवलप हो जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आप आराम से उस चीज को कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगर A is related to B,
बाय रिलेशन आर, अगर ए बी से रिलेटेड है, किसी कोई आर रिलेशन है, उस रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड है, तो इस चीज को हम दो तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंगिंग रिलेशन, या तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक, या फिर लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू, ए इज आर रिलेटेड टू बी। तो ये दो नोटेशन है ये बताने के लिए कि ए बी से रिलेटेड है। अगर बी ए से रिलेटेड है तो पहले बी कहा जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंगिंग आर, उस केस में कहा जाएगा बी, उसके बाद सबस्क्रिप्ट में बी लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, उसके बाद सबस्क्रिप्ट में फिर उसके बाद ए लिखा जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, जिसको हिंदी में आप कहते हैं प्रांत, और दूसरी बात हम लोग करेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज को क्या कहेंगे? परास या परिसर, ऐसा है ना, तो परास। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? हाँ बताइए बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कोशिश की समझाने की, लेकिन थोड़ा सा तेज बोलिए। बस केवल एक शब्द में इन्होंने पूरी बात समझा दी। केवल सेट ए के नहीं, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट हैं। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर कनेक्टेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ऑफ all elements of set A which are connected to some element of set B। अब इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। जैसे एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में 1 2 3 ए बी, 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी से कनेक्ट है। पहले सेट में एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे सेट में एलिमेंट है ए बी सी। ये एक रिलेशन है जो 1 को ए से कनेक्ट कर रहा है, 2 को बी से कनेक्ट कर रहा है, और बाकी कोई किसी को नहीं कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो पहले एलिमेंट के यानी सेट ए के जो एलिमेंट है जो कनेक्ट हो रहे हैं, इनका जो कलेक्शन है, इनका कलेक्शन कहलाता है डोमेन। तो इस केस पे जो डोमेन होगा दैट इज सेट कंटेनिंग 1 and 2। क्लियर है? और आप समझ गए होंगे, रेंज की डेफिनेशन आराम से समझ गए होंगे। रेंज क्या होगा? जिनसे कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। यही बात देखिए, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में भी यही बात ध्यान रखिएगा। डोमेन का मतलब है कि पहले सेट के एलिमेंट का कलेक्शन कैसा है, क्या है, वो तो बात की बात है। थोड़ा फंक्शन में अंतर होता है, अभी हम थोड़ा सा चेंज भी उसमें समझाएंगे आपको। और रेंज जो है का जो कनेक्शन है वो सेट बी से है। तो रेंज है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर connected to some element of set A। जैसे यहां पर रेंज को R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब रिलेशन वर्ड आएगा बड़ा कंफ्यूजिंग है,
आर रियल नंबर के लिए भी आप यूज करते हैं, ठीक है, और आर रिलेशन के लिए भी यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में आर रिलेशन के लिए यूज कर रहे होंगे तो रियल नंबर के लिए पूरा वर्ड यूज करेंगे, रियल नंबर, ठीक। तो यहां पर रेंज होगा सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए एंड बी। अब यहां पर हम इसके बारे में बात करें कि डोमेन क्या होता है। क्या हम ये बात लिख रहे हैं सही है? डोमेन इज सबसेट ऑफ ए एंड रेंज इज सबसेट ऑफ बी। यहां पर थोड़ा सा फंक्शन और रिलेशन में अंतर डिफाइन करेंगे। रिलेशन में आपने पढ़ा था कोई रूल, यहां भी रूल है, कोई रूल जो पहले सेट के किसी नहीं, किसी एक को या कुछ को या सब को दूसरे सेट के किसी नहीं, एक को या कुछ को या सबसे कनेक्ट कर रहा है, वो रूल कहला रहा था। क्या कहला रहा था? रिलेशन। फंक्शन में देखिए क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। फंक्शन में है ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल। इतना तो वहां भी लिखा था, ठीक। विच एसोसिएट्स ये भी वहां लिखा था, अब यहां से थोड़ा चेंज है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अंतर आया? ये वर्ड रिलेशन में नहीं लिखा था। तो यानी फंक्शन में सेट ए के हर एलिमेंट को जुड़ना है ही, कोई बगैर पेयरिंग के रह ही नहीं सकता है, ठीक। ईच एलिमेंट सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक और रिस्ट्रिक्शन, यानी सेट ए के एलिमेंट पे रिस्ट्रिक्शन था, पहले में कुछ रिस्ट्रिक्शन, रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सेट ए के कौन जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, कितनों से जुड़ रहा है, कितनों से दोस्ती है, कुछ नहीं था। लेकिन कितनों से कनेक्ट है, कुछ नहीं था। यहां पर क्या है, फंक्शन में क्या होगा, सेट ए के हर एलिमेंट को कनेक्ट होना होगा, हर एलिमेंट कनेक्ट होगा। और कितने से दोस्ती करनी है सेट बी के? केवल एक से। डायग्राम के लिए अगर हम दिखाएं तो ये रिलेशन का, ये फंक्शन का एक एग्जांपल है। 1 2 3 5 7, ये एग्जांपल पहले सेट में एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे में 5 7 9 सो ऑन। तो यहां देख रहे हैं सेट एक ए में एलिमेंट है 1 2 3, तीनों के तीनों कनेक्ट है, मतलब सेट ए में कोई भी छूट नहीं रहा है जो कनेक्शन से। और एक केवल एक से जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है? 5 से। 2 किससे जुड़ रहा है? 5 से, केवल एक से। और 3 किससे जुड़ रहा है? केवल 7 से। तो सारा रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगा है? सेट ए पे लगा है। सेट ए के हर को जुड़ना है और केवल एक से जुड़ना है, ठीक। ये फंक्शन और रिलेशन में अंतर है। और यहां पर आपको बता दें, सेट बी के एलिमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सेट बी के एलिमेंट सब जुड़ रहे हैं, सब नहीं जुड़ रहे हैं, या सब यूनिक से जुड़ रहे हैं, सबकी प्री इमेज यूनिक है नहीं। इसी बेसिस पे फंक्शन का आप क्लासिफिकेशन करते हैं। पढ़ा होगा आपने 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वो उसी बेसिस पे है, सेट बी के बेसिस पे। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम एक लिख रहे हैं फंक्शन इज, बात सही है या गलत है, जरा इसको सोचिएगा, बोलिएगा नहीं। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सोचिए, अब बताइए, इधर कोई बताएगा? जो सेंटेंस लिखा है ट्रू है फॉल्स है? इधर हाँ खड़े बोलिए। इन्होंने कहा ट्रू है, सही है।
भाई फंक्शन रिलेशन क्या चाहता है? रिलेशन चाहता है कि सेट ए के एलिमेंट, कितने एलिमेंट जुड़े हमसे मतलब नहीं, बस सेट ए का कनेक्शन होना चाहिए बी से। और फंक्शन तो कह रहा है सबको जुड़ना है, भले रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो ये ट्रू है कि फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है बेटा, बैठिए। अब हम थोड़ा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक सेट ए दिया हुआ है 1 3 5 7, सेट बी 2 4 6 8, और यहां पर रिलेशन के लिए रूल दिया है एक्स वाई बिलोंगिंग रिलेशन इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और फिर उसके बाद इस रिलेशन का डोमेन और रेंज भी निकालना है। तो पहले तो रिलेशन डिफाइन करिए, रिलेशन को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखिए, कोशिश करिए। क्या बेटा चमक रहा है? एक्स बिलोंगिंग वाई, एक्स बिलोंगिंग एक्स वाई बिलोंगिंग रिलेशन, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और ऊपर सेट ए में है 1 3 5 7 और सेट बी में है 2 4 6 8। ठीक बेटा, एक मिनट औरों को भी कर लीजिए। एक्चुअल में आप सोल्यूशन दे दोगे, जो कर रहे होंगे वो तुरंत बंद कर देंगे, कहेंगे आप सोल्यूशन। अच्छा, बड़ा लिख देना। चलिए हम डायग्राम बना देते हैं। 1 3 5 7 और सेट बी है 2 4 6 8। दिख रहा है? हुआ किसी का? हाँ, काफी लोगों का हो गया है। जरा चेक करिएगा इसको। एक्स बिलोंगिंग सेट ए, तो आप कह सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन, किसी से बड़ा है उधर? नहीं। 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन, आगे नहीं, किसी से नहीं। 5 is greater than 2, 5 is greater than 4, इसके बाद 5 बाकी किसी से बड़ा नहीं है। 7 is greater than 2, 7 is greater than 4 and 7 is greater than 6। क्लियर है? तो रिलेशन फॉर्म में हम इसको सेट थ्योरी फॉर्म में लिखते हैं। R is set containing 3 2 5 2 5 4 5 2 5 4 7 2 7 4 7 6 7 2 7 4 7 6। कुछ कमी इसमें कोई बताएगा? क्लियर है? ठीक। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एक कंटेन्स, ए में एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर रिलेशन इज डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x बिलोंगिंग ए, y ऑल्सो बिलोंगिंग ए, x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। अब यहां पर देखिए, पहला सेट भी a है और दूसरा सेट भी a है, तो यहां पर इस रिलेशन को कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए। अब इस बात को नहीं कहेंगे डिटेल में कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक, चलिए इसको करिए, ट्राई करिए। अच्छा, एक मिनट आपका करें। पहले सेट में डोमेन क्या होगा? हाँ, पहले सेट में डोमेन होगा 3 5 7, सेट कंटेनिंग 3 5 7, और दूसरे सेट में और सॉरी रेंज होगा इसका 2 2 4 6। वेरी गुड, 2 4 6। चलिए अब इस क्वेश्चन करिए। ट्राई कर लिया? चलिए, आपकी सुविधा के लिए हम इसे लिख दे रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा लिख रहे हैं सेट 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें देखिए पहले हम 2 को पकड़ते हैं, x की जगह पे अगर, या x की जगह पे 2 लेते हैं, x अगर 2 लेते हैं तो y क्या मिलेगा? सॉरी, चलिए पहले आप बनाइए। मतलब ऐसे एलिमेंट आपको लेने हैं, एक का स्क्वायर दूसरा हो, दूसरा स्क्वायर पहला हो। हाँ, कोई नहीं, 5 तो नहीं बेटा इसमें। हाँ, कोई बोल रहा था यहाँ 3 9 2 4 4 2 9 3। क्लियर है? कोई डाउट है बताइए। भाई आपको एक्स वाई का पेयर लेना है, एक तरीके से यूं कहिए आपको इस तरह की चीज लेनी है ए स्क्वायर, और दूसरा पेयर लेना है ए स्क्वायर ए, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे आपने लिया 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4 है, और किसका स्क्वायर वहां पर है? 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 9 आया, और बाकी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब उसी चीज को आप पलट दीजिए, वहां ए स्क्वायर था तो यहां पर वही जो हमारे पास ऑर्डर पेयर मिल रहे थे 3 9 2 4, उसी को रिवर्स कर लीजिए सेकंड केस के लिए। तो क्या आ जाएगा? 4 2 9 3। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? पहला रिलेशन है इनवर्स रिलेशन।
किसके लिए? उसने कहा है कि हमको पेयर चाहिए, ऐसे ऑल पॉसिबल चाहिए जिसमें या तो x y का स्क्वायर हो या y x का स्क्वायर है। उसने एंड कहां लिखा है? रिलेशन में ऐसा कहां लिखा है एंड? रिलेशन की डेफिनेशन में कॉमा लगा कर दिया कि ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए कि x स्क्वायर y हो या y स्क्वायर x हो। क्लियर है? अगर एंड लिखा होता तो आप कहते कि फाई, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर नहीं है तो हो सकता है आप फाई कहते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन R है। R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, then a relation inverse of R is denoted by R inverse, ठीक? Then is a relation from set B to A, अगर R रिलेशन A से B में है तो उसका इनवर्स रिलेशन जो होगा वो B से A में होगा, such that कि A कॉमा B belonging R inverse if B कॉमा A belonging R। यानी अगर एक इसको और आसान समझिए, R एक रिलेशन है 1 2 3 4 एक रिलेशन है, तो R इनवर्स क्या होगा? हर एलिमेंट को, हर कार्टेशियन, हर ऑर्डर पेयर को क्या कर लीजिए? रिवर्स कर दीजिए। यानी पहला क्या कर रहा था? पहले यहां पर एलिमेंट थे 1 3, उसकी इमेज दे रहा है 2 4, यानी पहला रिलेशन 1 को 2 से मैप कर रहा है और 3 को 4 से मैप कर रहा है। जो इनवर्स रिलेशन है वो सेट B से सेट A में आएगा, यानी वो 2 की इमेज 1 देगा और 4 की इमेज 3 देगा, तो R इनवर्स में आएगा 2,1 एंड 4,3। क्लियर है? नेक्स्ट रिलेशन है वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। ये क्या होता है? आपने पढ़ा था कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मान लीजिए R एक रिलेशन या सेट A से हम कंसीडर कर रहे हैं सेट B में, आपने पढ़ा रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक? और हर सेट का फाई सबसेट होता है, तो क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, और हर सबसेट आप A क्रॉस B का कह रहे थे कि ये रिलेशन है, इसका मतलब है कि फाई इज ऑल्सो रिलेशन। इसका एग्जाम्पल आपको दे, R is a relation from set A to containing order pair A to B such that A square plus B square is equal to -5 where A comma B belonging a real number। ये जो रिलेशन दिया है इसमें जो रूल दिया है, रूल क्या है? रूल है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू -5। वैसे A और B ढूंढिए जिनके स्क्वायर का सम -5 आए, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है यानी A स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा, B स्क्वायर वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा। दोनों का अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट भी क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। यानी दो परफेक्ट स्क्वायर का सम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। और यहां ये चाह ये रहे हैं कि ऐसे नंबर्स, ऐसा पेयर ढूंढिए जिनके स्क्वायर का सम माइनस है। तो ये जो रिलेशन है, रूल सामने लिखा हुआ है, रूल सामने लिखे होने के बाद उस रूल को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा।
क्लियर है? नेक्स्ट रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। सॉरी, जैसे आपने कहा था कि रिलेशन, इसी क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में अगर ए से बी के बीच में हम रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। और आप ये भी जानते हो हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, यानी ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये सबसेट लिखा हुआ है, ये सबसेट ए क्रॉस बी का ये जो सेट लिखा हुआ है ये सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है, और ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो क्या होगा? रिलेशन होगा। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन ए क्रॉस बी का जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा, उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। यानी ऐसा रिलेशन, या दूसरे शब्दों में समझें, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन इज ए रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले सेट के हर एलिमेंट को, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये यहां पर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और यहां पर हमारे पास है ए बी, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? 1 सबसे जोड़ दीजिए, 1 भी जुड़ेगा, 2 भी जुड़ेगा, 2 भी इन्वॉल्व होगा, 3 भी इन्वॉल्व होगा, ए के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, और सारे एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। 1 ए से भी जुड़ेगा, 1 बी से भी जुड़ेगा, 2 ए से भी जुड़ेगा, 2 बी से भी जुड़ेगा, 3 ए से भी जुड़ेगा और 3 बी से जुड़ेगा। तो ये जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? अब रिलेशन के टाइप्स हम आगे पढ़ रहे हैं, और अभी तक हम लोग ने जो रिलेशन को कंसीडर किया था, यूनिवर्सल रिलेशन, नल रिलेशन एटसेट्रा, ये सेट ए से सेट बी में जो सेट थे उसमें कंसीडर किया था सेट रिलेशन, वो सेट ए से सेट बी में थे। अब हम लोग जो रिलेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन सेट ए, यानी इसमें पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। तो इस कैटेगरी में पहला रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन हिंदी में इसका नाम है सतसमक। सतसमक संबंध। ठीक है? तो ये रिलेशन है, अगर ए के हर एलिमेंट केवल अपने से ही रिलेट है, ए का हर एलिमेंट केवल अपने से ही रिलेट है, तो वो रिलेशन कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। यानी इफ ए कॉमा ए बिलोंगिंग रिलेशन, इफ ओनली, यहां शब्द और जोड़ लेते हैं, इफ ओनली ए कॉमा ए बिलोंगिंग रिलेशन, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग सेट ए। जैसे यहां एलिमेंट 1 2 3 सेट ए 1 2 3 है, तो जो रिलेशन हम सामने लिख रहे हैं, दैट कंटेन्स 1,1 ऑर्डर पेयर, 2,2 ऑर्डर पेयर एंड 3,3 ऑर्डर पेयर, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी कार्ड आपने जानते हैं, आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है? वही फोटो होती है जो आपकी है, यानी यहां पर इनपुट जो है वही आउटपुट है, इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है तो इसमें कितने, इस रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। सेट ए में अगर 5 एलिमेंट हो तो रिलेशन में केवल 5 ऑर्डर पेयर होंगे,
अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई है तो ए आना चाहिए, बी बी आना चाहिए, सी सी आना चाहिए और डी डी आना चाहिए और ई आना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। दूसरा रिलेशन है, हाँ बोलिए बेटा। क्या? हाँ, इसमें जो है बिल्कुल सही बात कही है। देखिए एनालिसिस यही आया कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है उस केस में उसका इनवर्स रिलेशन वही रिलेशन है। इसके ऑर्डर पेयर चेंज करोगे वही चीज तो मिलेगा आपको, है ना। तो इस केस में आर इक्वल टू रिलेशन इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जांपल आप बताओगे? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इज इक्वल, जैसे इसी सेट पे लगा रहे हैं, इज इक्वल। अगर ये रिलेशन आप देख रहे हैं तो ये यही तो लग रहा है, यहां पर यही तो रूल लग रहा है। ईच एलिमेंट इज इक्वल, 1 इज इक्वल 1, 2 इज इक्वल 2, 3 इज इक्वल 3। यानी पहले सेट के, यहां ध्यान रखिएगा, पहले सेट के हर एलिमेंट को इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं कि 1 1 और 2 2 लिख दिया काम हो गया, ठीक है। तो पहले सेट के हर एलिमेंट को यहां पर इन्वॉल्व होना है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप क्या कहते हैं? कोई बताएगा हिंदी में? स्वतुल्य, स्वतुल्य रिलेशन। यानी ये रिलेशन है, ए रिलेशन कंटेनिंग, या यूं कहें रिलेशन कंटेनिंग ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग सेट ए। ऐसा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या अंतर है दोनों में? बात यह आती है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है। वहां भी तो लिखा है ए कॉमा ए बिलोंगिंग रिलेशन और वहां भी लिखा है ए कॉमा ए बिलोंगिंग रिलेशन। वेरी गुड। देखिए मैं लिखते समय आपको ध्यान होगा, स्पेशली मैंने मिटा करके लिखा था यहाँ पर, ओनली वर्ड बाद में लिखना था, फिर नहीं ओनली तो पहले लिख देता हूँ, तो मैंने मिटाया था। कुछ सोच के किया होगा। अगर इतना इंपॉर्टेंस ओनली ना होता तो मैं क्यों मिटाता उसको, है ना। इस रिलेशन में केवल ए कॉमा ए बिलोंगिंग रिलेशन है और उसमें क्या ए कॉमा ए बिलोंगिंग रिलेशन तो है ही, उसके अलावा कोई आ जाए तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। जैसे इसी केस में आप देखेंगे तो यहां पर है आर इक्वल टू, इसमें ऑर्डर पेयर है 1 1 तो होगा ही, 2 2 तो होगा ही, 3 3 तो होगा ही, और उसके अलावा कुछ और भी डाल दीजिए, कम से कम एक डाल दो, 1 2 भी डाल दीजिए। यानी ये रिलेशन को अगर ग्राफिकली देखें तो यहां पर है 1 2 3, ये था 1 2 3, एक तो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड 3 एंड 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 2। तो ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सतुल्य रिलेशन। ठीक है। अब यहां पर कोई कंक्लूजन निकालोगे तुम? कोई कंक्लूजन? दोनों में कंपेयर आपने किया, बेटा रिलेशन का सबसेट नहीं है। इज मदर ऑफ का रिलेशन इज फादर ऑफ नहीं है, इज ब्रदर ऑफ नहीं है। रिलेशन का सबसेट नहीं है, समझिएगा। आप यूं कह सकती हो, कोशिश की, बहुत बढ़िया है आपने कोशिश की, आप ये कह सकती हो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है। जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को आप कह सकते हो
आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हो और इसको कह सकते हो रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी इसलिए कि भाई इसमें केवल 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी तो यही तो कह रहा है, रिफ्लेक्सिव कह रहा भाई ए आने जरूरी है तो ए आ रहा है। लेकिन अगर उसके बारे में बात करिए तो वो आइडेंटिटी नहीं है, इट इज नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, उसने कहा 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो कहा था रिफ्लेक्सिव ने। लेकिन आइडेंटिटी कह रहा है उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो इसे कंक्लूजन निकला, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ बताइए। क्या क्या बता रहे? आइडेंटिटी में रूल है कि हर एलिमेंट का अपने के साथ, केवल अपने के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, हर का केवल अपने के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे इक्वल रिलेशन है, इक्वल रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, वो कह रहा है केवल हर नंबर तो अपने ही इक्वल होता है, ठीक, दूसरे के इक्वल तो होता नहीं, तो उसे टोटल मना कर दिया, दूसरे किसी से हम कनेक्शन नहीं रखेंगे। और यहां पर अगर मान लीजिए एक रिलेशन हमारे पास है, इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब अगर ए और बी रिलेटेड है और रिलेशन यहां दिया हुआ है ए इज ग्रेट, या दूसरा रिलेशन ले ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए इक्वल टू इक्वल वाले भी चाहिए हमको, और वो भी चाहिए जो जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। क्वेरी खत्म हो गया, पूरी हो सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि केवल हमको उसी एलिमेंट का चाहिए, और जबकि वो कह है, और रिफ्लेक्सिव में क्या है, केवल कि वो तो चाहिए ही जो सेम एलिमेंट वाले पेयर, उसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट है बताइए बेटा। नहीं कोई डाउट है क्लियर करो। जैसे वहां ना इज इक्वल है, वहां पर वो कह रहा है कि इज इक्वल, केवल इक्वल को ले रहा है, और यहाँ पर क्या इक्वल वाले भी ले रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा भी होगा तो भी लेगा, ठीक है।